नमस्कार। आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक स्ववृत्त लेखन एवं रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पढ़ने के लिए यह टॉपिक निर्धारित है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में स्ववृत्त लेखन क्या होता है और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र क्या होता है। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेज। सबसे पहले हम देखते हैं स्ववृत्त लेखन क्या है। स्ववृत्त लेखन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इससे मिलते जुलते दो और टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। आइए इन दोनों टॉपिक्स को भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो परस्पर मिलते जुलते हैं। एक तो है स्ववृत्त, दूसरा है कार्यवृत्त और तीसरा है कार्यसूची। ये तीनों कक्षा 11वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि स्ववृत्त में वृत्त शब्द कॉमन है और कार्यवृत्त में, इन दोनों में वृत्त शब्द कॉमन है, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ववृत्त क्या है और कार्यवृत्त क्या है। और तीसरा है कार्यसूची। तो कार्यवृत्त और कार्यसूची में कार्य शब्द जो है वो कॉमन है, तो इससे कंफ्यूजन होता है कि कार्यवृत्त और कार्यसूची में क्या अंतर है। तो इसको समझने के लिए आप अंग्रेजी शब्दों का अगर प्रयोग करें तो देखेंगे स्ववृत्त को कहते हैं बायोडाटा। जब हम रोजगार के लिए जाते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, तो अपने बारे में पूरी जानकारी लिख करके ले जाते हैं, उसी को कहते हैं बायोडाटा। यही है स्ववृत्त, जिसके बारे में हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। और कार्यवृत्त को अंग्रेजी में मिनट्स कहते हैं। जब कोई बैठक होती है, कोई पंचायत होती है या कहीं भी किसी संस्था के सदस्य मिल करके कुछ निर्णय लेते हैं, तो उस बैठक की जो कार्यवाही होती है, बैठक में जो जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं की सूची को कार्यवृत्त कहते हैं। वृत्त का मतलब होता है जानकारी, तो कार्यवृत्त का मतलब होता है कार्यों की जानकारी। यानी किसी बैठक में कोई कार्य किए गए हैं या क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, तो उन कार्यों और निर्णयों के बारे में जो जानकारी पॉइंट वाइज दी जाती है उसको कहते हैं कार्यवृत्त। ये बहुत ही छोटे समय में, आधे घंटे 1 घंटे की बैठक में ये निर्णय लिए जाते हैं। कार्यसूची को अंग्रेजी में कहते हैं एजेंडा पॉइंट्स। कोई बैठक आयोजित होने से पहले ही उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, इसको डिसाइड कर लिया जाता है, ताकि बैठक में अनावश्यक समय न जाया हो और बैठक भटके न अपने मुद्दे से। तो किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसी को कहते हैं एजेंडा पॉइंट्स और हिंदी में कहते हैं कार्यसूची। तो स्ववृत्त बिल्कुल अलग चीज है, कार्यवृत्त अलग चीज है और कार्यसूची अलग चीज है। कार्यवृत्त और कार्यसूची दोनों खास छोटे समय में आयोजित होने वाले, बहुत ही अल्प अवधि में आयोजित होने वाले बैठकों से संबंधित हैं। कार्यसूची बैठक के पहले तय की जाती है और कार्यवृत्त बैठक के बाद लिखा जाता है। फिलहाल हम यहां पर आज के टॉपिक में सिर्फ स्ववृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं स्ववृत्त लेखन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है स्ववृत्त लेखन, यानी बायोडाटा लेखन। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार एवं व्यवस्थित ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि वृत्त का अर्थ होता है जानकारी या आंकड़ा, डाटा। जब भी आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं या किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए जाते हैं, तो अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां आप उस संस्था को या जिस विभाग में नौकरी के लिए जाते हैं उसको पहले देते हैं। इन जानकारियों को एक विशेष फॉर्मेट में व्यवस्थित ढंग से लिखित रूप में दिया जाता है। इसी फॉर्मेट को कहते हैं स्ववृत्त। और स्ववृत्त लिखने का एक व्यवस्थित तरीका है जिससे कोई भी जानकारी छूटने न पाए, इसको कहते हैं स्ववृत्त लेखन। तो यह एक विशेष प्रकार की कला है। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी स्ववृत्त लेखन से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो यह विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की जानकारी होती है। दूसरा, उन जानकारियों को किसी
विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके, किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख करके सिलसिलेवार और व्यवस्थित तरीके से संकलित की जाती है। अगला पॉइंट है स्ववृत्त का उपयोग क्या है या स्ववृत्त की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो स्ववृत्त की आवश्यकता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी विभाग में नौकरी पाना चाहता है, किसी पद पर नियुक्ति चाहता है या किसी संस्था के सदस्य के रूप में चयनित होना चाहता है, तो एक उम्मीदवार के रूप में उसे अपने बारे में कई सारी जानकारियां देनी पड़ती हैं और इन्हीं जानकारियों को स्ववृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप नौकरी के लिए किसी प्राइवेट संस्था में जा रहे हैं या आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक का, एमपी का या प्रधान का, तो वहां पर भी आपको सबसे पहले अपना बायोडाटा जमा कराना पड़ता है। किसी संस्था या कोई प्राइवेट एनजीओ है उसका आप सदस्य बनना चाहते हैं तो भी आपको सबसे पहले अपना बायोडाटा जमा करना पड़ता है, यानी अपने बारे में जानकारियों को जमा करना पड़ता है। यदि स्ववृत्त अच्छी तरह से पूर्व निर्धारित प्रारूप में लिखा जाए तो कोई भी आवश्यक जानकारी छूटने नहीं पाती है। स्ववृत्त का एक निश्चित फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि स्ववृत्त में दी गई सूचनाएं सिलसिलेवार एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए और ये क्रम पहले से निर्धारित होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी जानकारी छूटने न पाए। आज से काफी समय पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जब लोग नौकरी पाना चाहते थे किसी डिपार्टमेंट में, तो लोग सादे कागज पर एक आवेदन पत्र लिखते थे, उसके साथ अपने बारे में सारी जानकारियां लिखते थे, जैसे कि अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ तो एक निश्चित फॉर्मेट बना दिया गया। आज जब कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसका फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म में कॉलम पहले से बने होते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉलम पहले से बने होने से कोई भी जानकारी छूटने नहीं पाती है। ऐसा नहीं कि आपने नाम, पता सब कुछ तो लिख दिया और अपना डेट ऑफ बर्थ भूल गए। अगला पॉइंट है स्ववृत्त की विशेषताएं। एक अच्छा बायोडाटा, एक अच्छा स्ववृत्त लिखने की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्ववृत्त की विशेषताएं लिखिए। स्ववृत्त की तुलना उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जा सकती है। जैसे कोई राजा महाराजा अपना संदेश जब किसी को भेजना चाहते थे पहले, तो अपना दूत भेजते थे। आज भी हर देश के राजदूत हर देश में रहते हैं। जैसे भारत एक देश है तो भारत का राजदूत पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में है, सब जगह उसका दूत है। तो दूत के माध्यम से कोई भी सरकार दूसरे देशों को अपना संदेश भेजती है। तो वैसे ही जब हम किसी विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं, किसी संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं, तो अपना स्ववृत्त भेजते हैं, अपने बायोडाटा भेजते हैं। बायोडाटा क्या करता है, हमारे दूत या प्रतिनिधि की तरह से काम करता है। जिस प्रकार एक दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी की अच्छी व सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार स्ववृत्त उम्मीदवार की अच्छी एवं सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। जैसे जो दूत होता है उसकी कोशिश होती है कि हमेशा अपने स्वामी की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करे, ठीक वैसे ही हमारा बायोडाटा ऐसा होना चाहिए जो हमारे बारे में एक सकारात्मक छवि बनाए। जहां हम नौकरी पाना चाहते हैं उनके दिमाग में या जिस संस्था का सदस्य बनना चाहते हैं उनके दिमाग में हमारे बारे में एक अच्छी छवि पहुंचाए। ये होना चाहिए स्ववृत्त की विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है, स्ववृत्त प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। उसमें वही सूचनाएं होनी चाहिए जिसमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। दूसरा पक्ष मतलब जो हमें नियुक्त कर रहा है या जो हमें अपनी संस्था का सदस्य बना रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है, उसको ध्यान में रख करके स्ववृत्त यानी बायोडाटा लिखा जाना चाहिए। यानी स्ववृत्त किस प्रयोजन से बनाया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से मतलब क्या है कि अपने बारे में किसी भी प्रकार का झूठा वादा या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया जाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। चौथा पॉइंट है अपने बारे में प्राथमिक जानकारियों के साथ आवश्यकता अनुसार अपने व्यक्तित्व, योग्यता, अनुभव आदि के सबल पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए।
अपनी खूबियों व अच्छाइयों को बताने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मतलब यह है कि कुछ प्राथमिक जानकारियां जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और शैक्षिक योग्यता, ये सब तो हो गई कुछ प्राथमिक जानकारियां। इसके अतिरिक्त अपने बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी देनी चाहिए, जैसे कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका, या किसी खास क्षेत्र में आपने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है, किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया है। तो अन्य जो व्यक्तित्व के अच्छे पहलू हैं, सबल पहलू हैं, उनकी जानकारी देना चाहिए। अपने व्यक्तित्व की कमजोर पहलुओं की जानकारी नहीं देनी चाहिए। साथ में अपनी खूबियों और अच्छाइयों को बताने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया कि अपने बारे में बहुत झूठी बातें भी नहीं बतानी चाहिए, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपने भीतर अच्छी बातें हैं उनको बताने में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, उनको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए बायोडाटा में। स्ववृत्त की जो भाषा शैली होती है वो अत्यंत सरल, सीधी व सटीक होनी चाहिए, ताकि सारी जानकारी एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाए। इसमें अलंकारिक शैली की गुंजाइश नहीं होती, कोई साहित्य नहीं है स्ववृत्त, तो इसको अलंकारिक शैली में नहीं लिखते हैं, बिल्कुल सरल सीधी शैली में लिखना चाहिए। स्ववृत्त न जरूरत से अधिक लंबा होना चाहिए और न अधिक छोटा होना चाहिए। बहुत लंबा स्ववृत्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जब नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उम्मीदवारों की लाइन होती है नौकरी के लिए, तो लंबे लंबे बायोडाटा को कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए ताकि आपके बारे में पूरी जानकारी उसमें हो ही नहीं। अभी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, एक अच्छे बायोडाटा का नमूना दिखाएंगे, सैंपल दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या जानकारियां कैसे और किस क्रम में होनी चाहिए। एक और विशेषता है कि स्ववृत्त जो है वो साफ सुथरे ढंग से टंकित व कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। इसमें व्याकरणिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले हाथ से स्ववृत्त लिखा जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर का जमाना है, तो स्ववृत्त अच्छी तरह से टाइप किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर से, और उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का आपके बायोडाटा पढ़ने वाले को इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इसका भी ख्याल रखते हैं। अगला है स्ववृत्त के तत्व, यानी एक स्ववृत्त जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, इसको देखते हैं। पहली चीज तो यह कि व्यक्ति का परिचय, यानी स्ववृत्त में सबसे पहले व्यक्ति का परिचय होना चाहिए। परिचय में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले अपने बारे में कुछ प्राथमिक जानकारियां दी जाती हैं, जैसे अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, अस्थाई एवं पत्र व्यवहार का पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। इन सब जानकारियों को कहते हैं प्राथमिक जानकारियां, जो व्यक्ति परिचय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद होता है शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव एवं उपलब्धियां। आपने क्या क्या शैक्षणिक योग्यता हासिल की है, कौन कौन सी डिग्री हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, कब हासिल की है, किस श्रेणी से पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, किस कैटेगरी में आप उत्तीर्ण हुए हैं, कौन कौन सा ट्रेनिंग आपने लिया है, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसको लिखने हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस के अतिरिक्त आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कोई बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, तो उसको भी लिखना है। तो ये सब होती हैं दूसरे पॉइंट्स पर। इसके बाद होता है कार्येतर गतिविधियां। कार्येतर गतिविधियों का मतलब है कि जिस विभाग में आप नौकरी करने जा रहे हैं वो आपके बारे में ये भी जानना चाहता है कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त आपकी हॉबी क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, किन किन फील्ड में। इसको कहते हैं कार्येतर गतिविधियां। तो कार्येतर गतिविधियों में जैसे आप कोई खेल खेलना जानते हैं, या किसी अन्य चीज में कोई आपकी रुचि है, आप पेंटिंग बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, या कोई आपकी हॉबी है, तो इन सब चीजों को भी बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में एक जानकारी मिलती है। तो ये भी बायोडाटा में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके बाद 2-3 ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदर्भ जो उम्मीदवार के रिश्तेदार या नजदीकी न हों, किंतु उम्मीदवार तथा उसकी योग्यता, क्षमता आदि से परिचित हों। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदर्भ भी अपने बायोडाटा में दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये उल्टा असर कर देगा।
बल्कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जो निष्पक्ष हों, लेकिन आपको जानते हों, आपके बारे में जानते हों, आपकी क्षमता को जानते हैं, आपकी योग्यता को जानते हैं। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन के बाद आप नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तो आप अपने किसी टीचर का, अपने प्रोफेसर का रेफरेंस दे सकते हैं। तो वो टीचर जब भी संपर्क किया जाएगा उससे, तो आपके बारे में एक सही जानकारी देगा कि हाँ, ये बच्चा अच्छा, पढ़ने में अच्छा था और इसका व्यवहार अच्छा था। तो इससे क्या होता है कि नौकरी देने वाले को या नियोक्ता को आपके बारे में एक रेफरेंस मिलता है और लगता है कि हाँ, आपको अच्छे लोग जानते हैं और आपके बारे में अच्छी समझ रखते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, शैक्षणिक योग्यता बताते समय सूचनाओं को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सारणी मतलब टेबल में सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सारी जानकारी क्रम से समाहित हो जाती है। जैसे डिग्री या डिप्लोमा का नाम, यानी कौन सी डिग्री आपने ली है, संबंधित स्कूल कॉलेज का नाम, यानी उस डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई आपने किस स्कूल या कॉलेज से की है, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, कौन सा बोर्ड या विश्वविद्यालय था, परीक्षा पास करने का वर्ष, वो एग्जाम आपने किस वर्ष में पास किया, उसमें कौन कौन से विषय आपने लिए, प्राप्तांक और प्रतिशत, उस पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करने में आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, श्रेणी यानी आप प्रथम श्रेणी से पास हुए, द्वितीय श्रेणी से या तृतीय श्रेणी से किस श्रेणी से पास हुए, इन सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। तो इसको ठीक से दर्शाने के लिए एक टेबल यानी एक सारणी का होना जरूरी है। तो ये कुछ 5 बिंदु हो गए जो आपके स्ववृत्त में होने चाहिए। एक तो व्यक्त परिचय, फिर शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव आदि के बारे में जानकारी, फिर कार्येतर गतिविधियों एवं अभिरुचियों के बारे में जानकारी, उसके बाद प्रतिष्ठित व्यक्तियों का रेफरेंस होना चाहिए। और जब शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो उसको टेबल में देना चाहिए, अच्छी तरह से, व्यवस्थित रूप से। अब देखते हैं रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ये जो स्ववृत्त है, ये तो आपके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको स्ववृत्त यानी बायोडाटा के साथ साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ता है। इसको कहते हैं रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। अब आप सवाल करेंगे कि जब बायोडाटा में सारी जानकारी हमने दे ही दिया तो फिर क्या जरूरत है रोजगार संबंधी आवेदन पत्र लिखने की? लेकिन इसकी जरूरत होती है। पहले क्या होता था, सादे पेपर पर आवेदन पत्र लिखा जाता था। आज ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं नौकरियों के, तो उसमें बायोडाटा का फॉर्मेट बना होता है जिसमें अपने बारे में सारी जानकारी आप फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं। नीचे एक अंडरटेकिंग दिया जाता है कि इसमें दी गई सारी जानकारियां हमारे विवेक से सही हैं और अगर कभी भी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती हैं तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसको मैं स्वीकार करता हूं। इस तरह का अंडरटेकिंग होता है। आजकल आवेदन पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये केवल सरकारी नौकरियों में होता है। जब प्राइवेट नौकरियों में आज भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर की नियुक्ति हो गई, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई, या किसी भी पद पर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो वैकेंसीज होती हैं वो ऑनलाइन नहीं निकलती हैं या समाचार पत्रों में नहीं निकलती हैं। उनमें वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो उन्हीं के वेबसाइट पर वो वैकेंसीज दिखाई जाती हैं। तो उसमें व्यक्तिगत रूप से आपको आवेदन पत्र लिख करके और अपने बायोडाटा को उसके साथ संलग्न करके या तो डाक द्वारा भेजना होता है या तो खुद वहां जाकर के देना होता है। तो वहां रोजगार संबंधी आवेदन पत्र जरूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझते हैं कि रोजगार संबंधी आवेदन पत्र क्या होता है। रोजगार संबंधी आवेदन पत्र एक ऐसा आवेदन पत्र है जो किसी विभाग में नौकरी पाने, किसी पद पर नियुक्त होने के लिए सक्षम अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। यानी अब आप किसी विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं या किसी पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखते हैं। ये पत्र सामान्य रूप से जो अन्य औपचारिक पत्र होते हैं ठीक उसी तरह का होता है। तो रोजगार संबंधी आवेदन पत्र जो होता है उसी के साथ स्ववृत्त को संलग्न करके भेजा जाता है। अगला जो पॉइंट है, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र का महत्व क्या है या उपयोग क्या है। अभी जो हमने सवाल उठाया कि आप पूछेंगे कि जब बायोडाटा में सारी जानकारियां दी ही गई हैं तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या जरूरत होती है, तो उसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि बायोडाटा के साथ या किसी रोजगार को प्राप्त करने के लिए बायोडाटा के साथ या स्ववृत्त के साथ रोजगार संबंधी आवेदन देने की जरूरत क्यों पड़ती है, या रोजगार संबंधी आवेदन का महत्व या उपयोग बताइए। तो पहला तो उपयोग यही है कि यद्यपि स्ववृत्त यानी बायोडाटा में उम्मीदवार के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां होती हैं, फिर भी उसके साथ संलग्न आवेदन पत्र से रोजगार को लेकर उम्मीदवार की गंभीरता का पता चलता है। स्ववृत्त जो होता है वो एक बार डिजाइन करके बना करके अपने फाइल में रखते हैं और जहां भी जरूरत पड़ती है उसकी फोटोकॉपी करके लगाकर भेज दिया जाता है, तो वो एक बार तैयार होता है। लेकिन रोजगार संबंधी आवेदन जिस पार्टिकुलर विभाग में जिस पार्टिकुलर पद के लिए आप नौकरी पाना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। तो जब आप किसी खास पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार बनाते हैं और आवेदन पत्र लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप उस नौकरी के लिए कितने गंभीर हैं। आपके प्रयास को आपके आवेदन पत्र के माध्यम से पहचाना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, स्ववृत्त में केवल सिलसिलेवार जानकारियां होती हैं, उसमें भाषा का वैयक्तिक स्पर्श नहीं होता है, जबकि आवेदन पत्र में उम्मीदवार के भाषा ज्ञान, अभिव्यक्ति क्षमता, व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण आदि का भी पता चलता है। स्ववृत्त तो एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसमें आपके बारे में केवल सिलसिलेवार जानकारी होती है, लेकिन उसमें भाषा का वैयक्तिक स्पर्श नहीं होता। भाषा का वैयक्तिक स्पर्श का मतलब उसमें फैक्ट टू फैक्ट लिखा जाता है बायोडाटा में, जबकि आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जब आप अपने विचारों को भाषा में लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके भाषा ज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है, आपकी अभिव्यक्ति क्षमता के बारे में पता चलता है कि आप अपने विचारों को कितनी कुशलता से अभिव्यक्त कर पाते हैं। साथ में आपके व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण का भी पता चलता है, आप जिस तरह के शब्द चयन करते हैं, अपनी बात को जिस विनम्रता से या जिस तरह से रखते हैं आवेदन पत्र में, इससे आपके व्यक्तित्व की झलक मिलती है, आपके नजरिए या दृष्टिकोण का पता चलता है। तो इसी तरह तो इस हिसाब से अगर देखें तो आवेदन पत्र जो है वो आपके बारे में केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके दृष्टिकोण, आपकी अभिव्यक्ति कौशल, आपके भाषा ज्ञान, इन सब चीजों के बारे में बताता है। जबकि स्ववृत्त के बारे में केवल आपके बारे में प्राथमिक जानकारियां, आपने कितनी पढ़ाई की है, कौन कौन सी डिग्री ली है, कुछ तथ्यात्मक जानकारी देता है। तो इसलिए आवेदन पत्र जरूरी होता है। तीसरी जो चीज है, स्ववृत्त में जहां नियोक्ता को उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और अनुभवों के बारे में पता चलता है, वहीं आवेदन पत्र से उम्मीदवार के विचारों एवं दृष्टिकोण का पता चलता है, जिससे योग्य उम्मीदवार के चयन में आसानी होती है। वही पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। हमने बताया कि आपके स्ववृत्त से केवल आपकी योग्यता का पता चलता है, आपकी उपलब्धियों का पता चलता है, आपके अनुभव का पता चलता है, लेकिन जब आवेदन पत्र लिखते हैं और भाषा के रूप में अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो आपके विचार पता चलते हैं, आपके दृष्टिकोण पता चलते हैं, और इससे जो नियोक्ता होता है यानी एम्प्लॉयर जो होता है वो आपके बारे में सही जानकारी, जितनी जानकारी उसको चाहिए वो सब मिल जाती है और सही उम्मीदवार चयन करने में उससे मदद मिलती है। तो ये हो गया रोजगार संबंधी आवेदन पत्र का महत्व। इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार कि स्ववृत्त के साथ रोजगार संबंधी आवेदन पत्र देने की क्या आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप या विशेषताएं। जब हम रोजगार संबंधी आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसका क्या पैटर्न या प्रारूप होना चाहिए, या उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे आपने स्ववृत्त में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है उसको जाना, वैसे रोजगार संबंधी आवेदन पत्र कैसे होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। रोजगार संबंधी आवेदन पत्र को भी अन्य आवेदन पत्रों की तरह सक्षम अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। विषय के रूप में आवेदित पद का उल्लेख करते हैं। इस तरह के आवेदन पत्र में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला भाग होता है भूमिका का, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन संख्या तथा विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है।
किसी भी सरकारी या प्राइवेट विभाग में जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो विज्ञापन निकलता है, उसका एक विज्ञापन संख्या होता है, विज्ञापन का डेट होता है। तो उसका रेफरेंस देते हुए, विज्ञापित पद का हवाला देते हुए आपको अपनी इच्छा प्रकट करनी होती है कि मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। ये पहले भाग में होता है, इसको कहते हैं भूमिका, यानी पहला आवेदन, आपके आवेदन पत्र का ये पहला भाग है। दूसरे भाग में उम्मीदवार बताता है कि वह विज्ञापन में वर्णित आवश्यकताओं और योग्यताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। यानी अपने आवेदन पत्र के दूसरे भाग में आप ये बताएंगे कि इस विज्ञापन में जो भी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, उन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यताओं और आवश्यकताओं को मैं पूरा करने में सक्षम हूं। उसका विवरण देना होता है कि मेरे पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं और कैसे वो विज्ञापन में जो योग्यताएं मांगी गई हैं उससे मैच होती हैं। तीसरा जो भाग होता है उसमें उम्मीदवार उस पद और संस्था के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को व्यक्त करता है। यानी अपनी योग्यताओं का वर्णन करने के बाद आपको अपने आवेदन पत्र में ये भी दर्शाना है कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं या जिस संस्था के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस संस्था के प्रति कितने गंभीर हैं, उस संस्था के बारे में कितनी आपकी रुचि है, उस काम के बारे में आपके विचार क्या है, दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है, ये भी आपको व्यक्त करना होता है। ये हो गया रोजगार संबंधी आवेदन का तीसरा भाग। अगला जो भाग होता है चौथा भाग, उसमें औपचारिक समापन या उपसंहार का भाग होता है। इसमें उम्मीदवार अपने चयन के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करता है। अंतिम पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, अनुरोध करेंगे कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी सारी योग्यताओं जिसका ऊपर हमने विवरण दिया है उसका ध्यान रखते हुए हमें इस पद के लिए चयनित करने की कृपा करें। तो इस तरह से अंत में आप उपसंहार देते हैं। अब आइए देखते हैं स्ववृत्त का एक नमूना। स्ववृत्त एक A4 साइज के पेपर पे अच्छे से कंप्यूटर से टाइप करके बनाते हैं और इस तरह से थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग कर देते हैं, बॉर्डर वगैरह अच्छे से दे करके, ताकि आकर्षक लगे और जिसके सामने आप प्रस्तुत करें उसको आपका स्ववृत्त यानी बायोडाटा पढ़ने का उसे मन करे, इस तरह से आकर्षक बनाते हैं। स्ववृत्त का जो सबसे पहला हिस्सा जिसे व्यक्त परिचय कहते हैं या व्यक्तिगत सूचनाएं जिसको कहते हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और एक और आजकल आ गया है आधार नंबर। तो इतनी सारी चीज़ें व्यक्तिगत सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा जो हिस्सा है वो देखिए है शैक्षणिक योग्यता। आपने क्या क्या योग्यताएं हासिल की हैं, कौन कौन सी डिग्रियां और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, उसको आप एक टेबल बनाकर, मैट्रिक्स बना करके इस तरह से देंगे। इसमें आप अलग अलग कॉलम बना देंगे, जैसे क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, जो परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की हैं, विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है, परीक्षा के विषय, कौन कौन से विषय आपने लिए थे उस डिग्री के दौरान, किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए। ये सब सूचनाएं मैट्रिक्स में बना के देंगे। और 10वीं से शुरू करते हैं, यानी हाई स्कूल से। सबसे पहले 10वीं के बारे में आप बताएंगे, कहाँ से आपने पास किया, कौन कौन से विषय थे, कौन सी श्रेणी आपकी रही, कितने परसेंट मार्क्स रहे। फिर 12वीं का, उसके बाद ग्रेजुएशन, जो भी आपने BA, BSc, BCom किया हो। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का दे सकते हैं, MSc, MCom, MA जो भी किया हो। इसके बाद प्रोफेशनल डिग्री, B.Ed हो गया या MBA हो गया, B.Tech हो गया, BE हो गया, इस तरह से LLB हो गया। जो भी आपने प्रोफेशनल डिग्रीज की हैं उसको आप क्रम से ऐड करते जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि कोई भी एक सरसरी तौर पर ही आपकी सारी योग्यताओं को देख सकता है। अब आता है तीसरे नंबर पर अन्य संबंधित योग्यताएं। एकेडमिक योग्यता से इतर कुछ अन्य योग्यताएं भी आप जीवन में हासिल करते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई करके या रेगुलर एडमिशन लेकर के आप किसी संस्था से नहीं हासिल करते हैं, बल्कि अपने स्तर से सीखते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, बहुत सारे लोग अलग से कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं लेते, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते, फिर भी उनको अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज होता है, जानकारी होती है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं आपके पास, उसको अन्य संबंधित योग्यताओं में रखेंगे। इसको डिजायर्ड क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं अभ्यास, MS ऑफिस, इंटरनेट का अच्छा ज्ञान,
इसी तरह से कई सारे लोग एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, तो आप उन भाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी के साथ जर्मन भाषा का कार्य साधक ज्ञान। कार्य साधक ज्ञान मतलब काम करने भर का जानकारी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें अपनी उपलब्धियों को आप लिखते हैं, तो ये उपलब्धियां हो गई। इसमें जैसे आपने विद्यार्थी जीवन के साथ कुछ कंपटीशन जीते हों या कोई अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो, उसमें अच्छे पुरस्कार हासिल किए हों, नेशनल, स्टेट लेवल या रीजनल लेवल इस तरह के, तो उसको लिखेंगे। जैसे अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2001 में प्रथम पुरस्कार। इसी तरह से राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2002 प्रथम पुरस्कार। विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम का कप्तान वर्ष 2003 से 2004 तक। ये हैं अन्य उपलब्धियां हैं। इसके बाद जो आता है वह है कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचि। कार्येतर गतिविधियों का मतलब आपने अपने स्कूली जीवन या कॉलेज लाइफ से अलग हट करके जो व्यक्तिगत जीवन में जो काम करते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जैसे कुछ लोगों का गाने में, सिंगिंग में अच्छा होता है, या कुछ लोग पेंटिंग की हॉबी रखते हैं, इसमें विशेषकर अपनी हॉबी को लिखते हैं, अपनी अभिरुचियों को लिखते हैं, तो उनको भी आपको अपने बायोडाटा में शामिल करना है। तो इसको कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं अखबारों का नियमित पठन, ये एक हॉबी है। इसके बाद इंटरनेट सर्फिंग, ये भी एक हॉबी है। फुटबॉल देखना एवं क्रिकेट खेलना, ये एक हॉबी है। तो इन सब की भी जानकारी देंगे। अंत में आप देते हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संदर्भ। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संदर्भ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम अपने बायोडाटा में आपको उल्लेख करना है जो आपके निकटवर्ती न हो, मतलब आपके सगे संबंधी न हो, आपके रिश्तेदार न हो, लेकिन आपको जानते हों, आपके बारे में जानते हों। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो आपको अपने टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके प्रिंसिपल्स, उनका रेफरेंस देना चाहिए। आपके ज़िले के कोई सक्षम अधिकारी हैं जो आपको जानते हैं, कोई नेता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उनका उल्लेख करना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका उल्लेख करना चाहिए। तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का उल्लेख करना चाहिए। इससे क्या होता है कि नौकरी देने वाला ये समझता है कि हाँ, आपको, आपके समाज में कुछ प्रतिष्ठित लोग आपको जानते हैं, आप बिल्कुल गुमनाम नहीं। ऐसे व्यक्तियों के नाम देने चाहिए जिनकी नज़र में आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, या जो आपको अच्छी तरह जानते हो, आपके बारे में पॉजिटिव रिमार्क दे सकें। जैसे आपने दे दिया श्री रामनाथ, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। दूसरा रेफरेंस दे दिया श्री देवेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर एवं मुख्य नियंता, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्तियों के देने होते हैं। और लास्ट में जो है आप तिथि लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, ये खाली छोड़ दिया जाता है। और जब जिस समय आपको ये कहीं पर भेजना होता है अपना बायोडाटा, उसी समय डेट और स्थान डालते हैं, और यहाँ हस्ताक्षर की जगह होती है, अपना हस्ताक्षर करते हैं। और इस बायोडाटा को आप जो है एक एप्लीकेशन के साथ, एक रोजगार संबंधी आवेदन के साथ लगा करके आप देते हैं। अब आइए देखते हैं रोजगार संबंधी आवेदन कैसे लिखते हैं। रोजगार संबंधी आवेदन की क्या उपयोगिता है, स्ववृत्त के साथ इसको देना क्यों जरूरी होता है, इसको हमने बता दिया। देखिए, रोजगार संबंधी जो आवेदन पत्र है वो भी अन्य औपचारिक पत्र के समान ही है। इसको भी आप जिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं उसके सक्षम अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंडिया केमिकल्स लिमिटेड में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कोई वैकेंसी निकली है, उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इंडिया केमिकल्स लिमिटेड के महाप्रबंधक के नाम से पत्र लिखेंगे। जैसे सेवा में महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई। ये हो गया एड्रेस। इसके बाद विषय आप डालेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। अब यहाँ ऊपर दिनांक भी डाल देंगे आप राइट साइड में। इसके बाद आप जैसे पत्र की शुरुआत करते हैं वैसे ही पत्र की शुरुआत करेंगे, महोदय। फिर नीचे से आप आएंगे, आज दिनांक 16 अप्रैल 2021 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन संख्या, जो भी विज्ञापन संख्या होगी उसमें डालेंगे। उसके बाद से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए
अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हो गया आवेदन पत्र का पहला भाग, जिसमें आपने जो विज्ञापन है उसका हवाला दिया और उसके बाद उस विज्ञापन के लिए अपना आवेदन करने की इच्छा व्यक्त की। अब आता है दूसरा भाग। दूसरे भाग में आप ये लिखेंगे कि जो विज्ञापन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, योग्यता और अर्हताएं मांगी गई हैं, उन सभी को आप फुलफिल करते हैं। और कैसे फुलफिल करते हैं इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे मेरा स्ववृत्त इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करके आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हूं। मैं विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूं। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ ध्यान देना है, आपकी बायोडाटा या स्ववृत्त में तो आपकी सारी शैक्षणिक योग्यताएं, सारे एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, सब कुछ के बारे में जानकारी ऑलरेडी दी गई है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनको समझा करके वाक्य में अच्छी तरह से लिखना है और इस तरह से लिंक करना है ताकि आप ये साबित करने का प्रयास करें कि जो हमारी योग्यता है वो इस पद पर काम करने के लिए बड़ा ही सुटेबल है और इस पद के लिए मैं एक अच्छा उम्मीदवार हूँ, एक योग्य उम्मीदवार हूँ, ये आपको साबित करना है। जैसे आपने स्ववृत्त में लिखा है बीएससी अपनी क्वालिफिकेशन डाली है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और रसायन शास्त्र से स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से वाकिफ हूँ, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की क्षमता भी रखता हूँ। इसके बाद दूसरा पॉइंट, मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ। मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिले हैं। अब जब आप लिखेंगे कि मुझे वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलेंगे, तो इससे साबित होगा कि आदमी जो है बोलने में और अपनी बात कहने में बड़ा ही कुशल है, तो आउट स्पोकन है, यानी कंपनी की बातों को अच्छी तरह समझा सकता है, जो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान रहा हूं। इससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी प्रमाणित होती है। ये आपने लिख दिया तो आपके एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि हाँ, इसमें टीम भावना है, ये मिल करके पूरे टीम के साथ काम कर सकता है और कंपनी को लीड कर सकता है। अगला पॉइंट है, मैं उद्योग व्यापार से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का शौक रखता हूँ। उनके माध्यम से आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ। आपकी कंपनी अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में देश में अपनी गतिविधियों का लोकप्रिय विस्तार कर पाने में सफल रही है। आपकी कंपनी में भविष्य के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं। तो इससे पता चलता है एम्प्लॉयर को कि ये हमारी कंपनी के बारे में अच्छे से जानता है और हमारी कंपनी के काम और गतिविधियों के बारे में इसकी अच्छी रुचि है। तो इससे क्या होगा कि आपकी उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने में उसको आसानी होगी और लगेगा उसको कि हाँ, ये सुटेबल पर्सन है हमारे इस काम के लिए, हमारे इस पद के लिए, तो आपका चयन होने की संभावना ज़्यादा होगी। अंत में अंतिम जो भाग है उसमें आप कंक्लूड करेंगे और ये लिखेंगे कि कुल मिलाकर के जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारे अनुभव हैं और जो आपने जो विज्ञापन जिस पद के लिए दिया है उसकी जो शर्तें हैं, इन सबको मिला करके मेरे हिसाब से मैं इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हूं और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पद के लिए मुझे चयनित करने की कृपा करें। तो आप लिखेंगे कि मैं महसूस करता हूं कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी के विकास और उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे उक्त पद के लिए चयनित करने की कृपा करें। सर धन्यवाद। इसके बाद भवदीय अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ये हो जाएगा आपका आवेदन पत्र, हो जाएगा रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि स्ववृत्त होता क्या है, स्ववृत्त लिखते कैसे हैं, स्ववृत्त की विशेषताएं क्या हैं और साथ में स्ववृत्त का फॉर्मेट भी देखा। उसके साथ आवेदन पत्र या रोजगार संबंधी आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, उसकी खासियत क्या है और क्यों ये दोनों एक साथ जरूरी हैं, इसको भी आपने देखा। तो आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।